नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खास खबर की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी जींद से हम आपको बता रहे हैं। तो जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूलों में चरमराई सफाई व्यवस्था। स्कूलों में शौचालयों की भी नहीं है व्यवस्था। अधिकतर स्कूलों के पार्ट टाइम कर्मचारी है नियुक्त। जींद से ये बड़ी जानकारी, स्कूलों में सफाई व्यवस्था चरमराई है, स्कूलों में शौचालयों की भी व्यवस्था नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जींद से आपको बता दें कि स्कूलों में शौचालयों की भी व्यवस्था नहीं है। अधिकतर स्कूलों के पार्ट टाइम कर्मचारी नियुक्त हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। परमजीत, स्कूलों में सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, शौचालयों तक की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, देखिए जींद जिले की बात की जाए तो 751 स्कूल है, जिसमें से 110 मिडिल स्कूल हो और 426 जो है प्राइमरी स्कूल हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कुछ ही कर्मचारी ऐसे हैं, इक्का दुक्का ही कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की काफी कमी है, जिसके चलते जो है यहाँ पे साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। यहाँ शौचालय नहीं है, हालांकि उनकी सफाई जो है अच्छे तरीके से नहीं होती, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के, तो उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी ही नहीं है तो सफाई कैसे होगा। जो पीने की टंकी है उसकी कैसे सफाई की जाएगी, शौचालय की बात की जाए उनकी कैसे सफाई की जाएगी, तो जो है तमाम सवाल यहाँ उठते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो है यहाँ पे बात की है डिप्टी डीओ से, तो उनका ये कहना है कि हमने जो है उचित जो अधिकारी है डीओ को इसकी शिकायत भेजी है, तो जल्द जो है इसकी पे कार्रवाई की जाएगी और अन्य जो कमी है कर्मचारियों की उसको भी जो है जल्दी से पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल परमजीत, ऐसे में स्कूल प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर साफ सफाई स्कूल में नहीं रहेगी तो बच्चे गंदगी के माहौल में पढ़ाई पे ध्यान कैसे केंद्रित कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से स्वच्छ अभियान का जो नारा स्वच्छ अभियान चलाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, तो अभी जो है यहाँ स्वच्छता अभियान का कोई असर जो है जींद जिले में देखने को मिल रहा। बात की जाए प्राइमरी स्कूलों की तो स्वच्छता के नाम पर बिल्कुल कोई स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार के जो है शौचालय की बात की जाए, छोटे बच्चे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ के डीओ है मदन लाल, वो बार बार हम उनसे कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाते और मीडिया से भागते दिखाई देते हैं। ना कोई उनका ना टाइम पर वो आते हैं। और देखिए अभी जो है फिलहाल की अगर बात की जाए तो 2 ही ऐसे कर्मचारी हैं, इक्का दुक्का कर्मचारी हैं जो इनकी रख रखाव रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो यहाँ के डीओ है वो यहाँ पे आते ही नहीं, वो सिर्फ अपना ड्यूटी टाइम पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्कूलों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आपको बता दें कि स्कूलों में शौचालयों की भी व्यवस्था नहीं है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं तो देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 3,303 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,563 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.75% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,980 केस एक्टिव है। तो एक बार फिर से देश में कोरोना सक्रिय होता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। आज बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वही 2,563 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अगर बात करें मौत के आंकड़ों की तो बीते 24 घंटे में 39 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वही आपको बता दें कि 2,563 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और इसी के साथ कोरोना का रिकवरी रेट भी 98% के पार पहुंच गया है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले देश में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। 3,303 कोरोना के नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 16,000 के पार पहुंच गई। तो बीते 24 घंटे में 3,303 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए, जबकि 39 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वही 2,563 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही देश में कोरोना के फिलहाल 16,980 केस इस वक्त एक्टिव हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। आए दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं इसी बीच बीते 24 घंटे में 3,303
कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं 2563 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की, तो प्रदेश में भी अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में आए दिन जो है कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 535 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है और 496 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.72% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 421 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 85 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोनीपत में 8, अंबाला में 2, पंचकुला में 3 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रदेश में भी एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 535 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं 496 लोगों ने कोरोना को मात दिया और इसी के साथ कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.72% के पार पहुंच गया है। तो कोरोना एक बार फिर से देश और प्रदेश में पैर पसारता नजर आ रहा है। अकेले गुरुग्राम में 421 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो 24 घंटे में हरियाणा में 535 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 496 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं कोरोना के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगर बात करें जिलों की, तो गुरुग्राम में अकेले 421 नए संक्रमित पाए गए। फरीदाबाद में 85, तो सोनीपत में भी 8 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय के भवन का शिलान्यास अवसर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ खाने पीने की चीजें मिले, मिलावट रहित सामान मिले, औषधियों में शुद्धता हो, इसको देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अलग हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया। साथ ही उन्होंने गलत काम करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम नकली दवाइयां बेचने नहीं देंगे और इसके लिए टीम गठित कर दी है। यदि हमें और विभागों के स्टाफ की भी आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें लेकर और टीम गठित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है और इस ब्यूरो में एडीजीपी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को मुखिया बनाया गया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यालय और लैब का आज उद्घाटन रखा गया है। यहाँ पर वो बनाया जाएगा। हमारे पास अलग से इसका कार्यालय नहीं था, बहुत कठिनाई थी। हमारी 2 लैबें चल रही हैं पहले, एक करनाल में, एक चंडीगढ़ में। 5 लैबें हम और खोलना चाहते हैं, एक गुड़गांव में, एक फरीदाबाद में, एक हिसार में, एक रोहतक में और एक अंबाला में। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला में विद्यालय शिक्षा विभाग एवं हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद की ओर से आयोजित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र शिक्षा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। हरियाणा के विद्यालयों में ये कार्यक्रम काफी सफलता के साथ चलाया जा रहा है, जिसके लिए आगे भी अच्छे परिणाम आएंगे। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान का भी लोकार्पण किया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के 4वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को कोविड-19 के कारण हुए शिक्षा के नुकसान को कवर करना है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। उदय भान को कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई दी है। साथ ही कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विकास में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। चारों ओर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन इस तरफ बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। जबकि कांग्रेस समय में हरियाणा विकास की दृष्टि में नंबर 1 था और खुशहाली में नंबर 1 था, लेकिन बीजेपी ने इस नंबर 1 को ही खत्म करने का काम किया है। बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे।
रतिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली गुल होने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों को बिजली से जुड़ी कई जानकारी नहीं मिली क्योंकि अधिकारियों ने फोन को स्विच ऑफ किया हुआ था। बिजली जाने से लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी नाराजगी है। वहीं इस मामले में अब अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण बिजली सप्लाई में बाधा आई थी। तो रतिया में कल शाम 5 बजे से रात भर बिजली गुल रही, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब लोगों ने बिजली विभाग से संपर्क साधने की कोशिश की तो अधिकारियों का फोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद अब लोगों ने बिजली विभाग से नाराजगी जताई है क्योंकि रात भर फोन स्विच ऑफ होने से लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली और वही रात भर बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। नूह में गौकसी कर रहे युवकों को पकड़ने का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर अब इलाके के 3 विधायक गौकशी करने वालों के समर्थन में आ गए हैं। आपको बता दें कि विधायकों ने धमकी दी है कि अगर इस बार किसी गांव में बिना पुलिस के इस तरह से गौ रक्षकों ने रेड की तो तो अंजाम ठीक नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर फिरोजपुर छिरका विधानसभा से विधायक मामन खान, नूह विधानसभा से विधायक आफ्ताब अहमद के भाई मेहताब अहमद और पुन्हाना विधानसभा से विधायक मोहम्मद इलियास तमाम ग्रामीणों और गौकसी करने वाले युवकों के परिजनों के साथ नूह के एसपी और डीसी से मिले। गौरक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो नूह में गौकशी कर रहे युवकों को पकड़ने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर अब इलाके के 3 विधायक गौकशी करने वालों के समर्थन में आ गए हैं और विधायकों ने धमकी भी दी है कि अगर इस बार किसी गांव में बिना पुलिस के इस तरह के गौरक्षकों ने रेड की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। खबर गुरुग्राम से है, जहां ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन समेत देश भर के खुदरा विक्रेताओं ने ओप्पो के वितरकों और कंपनी कार्यालयों के सामने भूख हड़ताल की। बता दें कि 7 साल पहले भारत में एंट्री लेने वाली चीनी ओप्पो मोबाइल कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं पर ज्यादती करते हुए अपने नए के 10 सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट के साथ उपलब्ध कर दिया है। अध्यक्ष नितिन बंगिया ने कहा कि डीएलएफ में चाइनीज और स्थानीय वितरक कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया गया है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ओप्पो ने हड़ताल से भी उचित कार्रवाई नहीं की तो हम अधिक आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करेंगे। ओप्पो की ये दोहरी नीति है। माल हमारे देश में बनता है, लेकिन बेचने का जो पहला अवसर है वो ऑनलाइन को दिया जा रहा है। हमारे पास कंपनी ने अभी जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं उसको डायरेक्टली ऑनलाइन पे लॉन्च किए हैं, ऑफलाइन पे दिया ही नहीं है माल। तो हमारी कंपनी से पहली डिमांड ये है कि हमें पहला अवसर मिले, इक्वलिटी मिले, हमें बराबर का माल मिले बेचने के लिए। उसके बाद हमारे बहुत बार मेल करने पे, कंपनी से बात करने के बावजूद हमें लिमिटेड प्रोडक्ट मिलता है बेचने के लिए, 1-2 पीस दे दिए जाते हैं और उस पर मार्जिन 1% 2% का मार्जिन रहता है। तो हमारी कंपनी से यही डिमांड है कि हमें एक तो माल बेचने के लिए पूरा माल मिले, दूसरा हमारा एटलीस्ट 10% का मार्जिन रहे जिससे हम लोग सर्वाइव कर पाए। ये ओप्पो कंपनी इसलिए बिकॉज बाकी कंपनियों से सब को हमने मेल लिखी और सारी कंपनियां तैयार हो चुकी हैं और सारी कंपनियां हमें इक्वालिटी से माल दे रही हैं। ये ओप्पो ने ही अभी एक नई सीरीज लॉन्च करी है जिसपे हमारा पहले हक था क्योंकि वो मेड इन इंडिया है और अगर मेड इन इंडिया है तो फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन रिटेलर होना चाहिए। बट उन्होंने विदेशी कंपनियों से साठगांठ करके, टाई अप करके सारा माल ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया, जो कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कस्टमर, इंडियन रिटेलर और इंडियन टैक्स के लिए भी बड़ा हार्मफुल है। क्योंकि ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिलता। सोनीपत में ग्रामीण क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजली विभाग के एससी कार्यालय पहुंचे, जहां बिजली विभाग की ओर से सिक्योरिटी के नाम पर बिल में जोड़े गए रुपयों के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में भरवाए जाने को लेकर बिजली विभाग के एससी को ज्ञापन सौंपा। बिजली विभाग के एससी संदीप जैन ने बताया कि ये नियम 2006 से लागू किया गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे पहली बार लागू करने का प्रयास किया गया। तो सोनीपत में बिजली विभाग के कार्यालय पर आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि
बिजली विभाग के एससी कार्यालय पहुंचे, जहां बिजली विभाग की ओर से सिक्योरिटी के नाम पर बिल में जोड़े गए रुपयों के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में भरवाए जाने को लेकर बिजली विभाग के एससी को ज्ञापन भी सौंपा। एक्चुअली ये बिजली के बिल बढ़कर नहीं आए हैं। बिजली विभाग का सन 2006 से एक नियम है कि कोई भी उपभोक्ता जो बिजली का बिल जमा कराता है या बिजली का इस्तेमाल करता है, उससे एक एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट के नाम पे राशि बिजली विभाग अपने पास रखता है बतौर सिक्योरिटी। और उस राशि का प्रावधान ये है कि जो पिछले साल में बिजली का बिल आया है उसमें एवरेज 4 महीने का जो भी बिल होगा वो हमारे पास बतौर जमानत या बतौर एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट जमा होना चाहिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे अब बिजली विभाग ने ये राशि अपने घरेलू उपभोक्ताओं से भी लेने की कोशिश की है। आज कई गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चिटाना गांव है, बटाना गांव है, अच्छा ये गड़ी बाला है, बड़वासनी है और वो शादीपुर है, कबीरपुर है, इन सभी गांव के लोग आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बिजली के जो बिल हैं, ये जितना कंजम्पशन है हमारी उतना हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने वो बत्ते लगा के वो एडिशनल हमारे से 2 महीने का एडवांस ले रहे हैं। आज प्रोटेस्ट एससी सोनीपत के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट इस बात को लेके है, मेरा बिजली का बिल 312 रुपये है, मगर विभिन्न प्रकार के बत्ते लगा के इनकी एक स्कीम है एसीडी, एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट, जो 2006 से लागू है। हर 3 साल में ये एवरेज निकालते हैं। अगर मेरी एवरेज 500 रुपये बनी, 500 के आधार पर 2 महीने का और जोड़कर 1500 रुपये और ज्यादा ले रहे हैं। चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह पहुंची, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन के लिए कल्याणा रोड पर प्रस्तावित जगह का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिए। वहीं आईजी ममता सिंह ने महिला थाना का भी निरीक्षण किया और थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को जनता के साथ उचित व्यवहार रखने और शिकायतों का समय पर निपटारा करने का भी निर्देश दिया। वहीं आईजी ने बताया कि कोर्ट परिसर में आम लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। तो चरखी दादरी में आईजी ममता सिंह एक्शन में नजर आए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही कहा कि अगर लोगों को कोई समस्या है तो उसका समय पर निपटारा भी किया जाए। 392, 395 या इस तरह की जहाँ फायरिंग या असला यूज किया है कुछ, मैं अगर ये कहूँ कि बढ़वार नहीं है, मैं कमी नहीं है तो बढ़वार भी नहीं है, 2-4 केस ऊपर नीचे चल रहे हैं। पर हाँ, विशेष हमने इस पे गौर किया है कि जो मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पे जो युवा अक्सर आते हैं, कभी स्नैचिंग कर ली, मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिया, कोई अपराध की घटना करते हैं, तो ज्यादा हमारा जोर अब इस तरह के अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स पर है। और यहाँ मैं आपके माध्यम से यहाँ चरखी दादरी के लोगों से अपील भी करना चाहूंगी कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल कार, बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट की मोटरसाइकिल कार आदि का सड़क पे उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। पानीपत में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट के बाहर महिला ने ई रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया, जिस पर महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल से महिला को रेफर तो कर दिया गया, लेकिन उसे ले जाने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने एक न सुनी। इस हंगामे पर अस्पताल स्टाफ ने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन ने तो महिला को रेफर कर दिया था, लेकिन महिला के परिजनों ने लेट लतीफी की। बता दें कि डिलीवरी के बाद मां और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बहू की तबीयत खराब हो रही थी, इनको दिखाने रात में तो उसका कोई परेशानी नहीं थी इतनी, इन लोगों ने मना कर दिया। सुबह में इसको जब तकलीफ हुई लेकर आए तो इन लोगों ने सुबह से अपने पास रखा, उसको इंजेक्शन दिया, दर्द बढ़ा, भेज दिया इसको कि ले जाओ करनाल होगा ऑपरेशन से बच्चा, और बच्चा देखो यही रोड पे करवा दिया इन लोगों ने। क्या तरीका है ये? बच्चा वहाँ रोड पे हुआ है, वहाँ पे ऑटो में हुआ है।
सिरसा के चित्तरगढ़ पट्टी के पास देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जहां बरनाला रोड की तरफ से आ रही कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद डिवाइडर पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में कार टकराने से ट्रांसफार्मर कार पर गिर गया। वहीं इस हादसे में कार में सवार लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद कॉलोनी के लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। एक बार ऐसे हल्का सा शोर मचा, गाड़ी जैसे स्लिप होती है जैसे, फिर उसके बाद दोबारा जब उसके ठीक 2 मिनट बाद एकदम धमाका हुआ जोर से, फिर हम घर से निकल के आए हैं वहाँ से। फिर आके हमने देखा 2 लेडीज़ थी जो जेंट्स थे, तो ड्राइवर को हमने बोला अभी आप अपनी सीट बैक करो फिर निकल के आओ। उसके बाद फिर इसमें ये तो शुक्र है जी लाइट नहीं थी इसके अंदर, लाइट होती तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो फिर लेडीज़ को भी हमने बाहर लगाया, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और बिजली दफ्तर में भी फ़ोन कर दिया भी हाँ आप ये कनेक्शन चालू मत कर देना जी। तो इतनी बात, उसके बाद फिर वो चले गए। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में झोपड़ियों में आग लगने से 2 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई थी। वहीं शाहबाद के विधायक रामकरण काला दुख व्यक्त करने और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने मौके पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने अपने निजी कोष से पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की। विधायक ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे भैया हो गए, वो आ गए हैं। खबर तौशाम से है, जहां इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात कम होने की वजह से सरसों के भाव एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही सरसों के भाव 6600 रुपए से घटकर 6100 रुपए के आसपास आ गए थे। हालांकि क्षेत्र के किसानों ने सरसों की फसल को रोक कर रखा हुआ है और बहुत कम किसानों ने बाजार में सरसों बेची है। वहीं मिल मालिकों का कहना है कि इस बार सरसों का उत्पादन काफी हुआ था, लेकिन किसान अच्छे भाव की उम्मीद में सरसों को अपने पास ही रोके रखे हुए हैं। उसका मुख्य कारण एक ही है कि इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल आता था उसके ऊपर बैन हो गया। उस बैन की वजह से तेल में उछाल हुआ। पहले सरसों का भाव 6100-6200 रुपये था, अब दोबारा 6500-6600 रुपये फिर हो गया। तो खुले बाजार में क्या भाव चल रहा है? 6500-6600 रुपये खुली मार्केट में। और सरकारी रेट के? सरकारी रेट 5000। कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 15 से 18 मई तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जो कि द्रोणाचार्य स्टेडियम में 15 मई से शुरू होंगी, जहां सुबह 6 बजे पुरुषोत्तमपुरा बाग से मैराथन शुरू होगी। सांसद नायाब सैनी ने कहा, ग्रामीण और शहरी अंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब सांसद खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इस मौके पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा से संबंधित सारी तैयारियां समय रहते हो जानी चाहिए। इस स्पर्धा में 5 तरह के इवेंट हो रहे हैं। स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या हम नहीं, आज हमारे पार्लियामेंट चुनाव सैनी जी की अध्यक्षता में एक सांसद खेल स्पर्धा का आज कार्यक्रम हम कराने जा रहे हैं और उसके बारे में एक अच्छी मीटिंग सभी अधिकारियों को दी पूरी पार्लियामेंट की। और ये गेम्स बहुत अच्छी गेम होगी, उसमें मैराथन, कबड्डी और मान के चलिए आप कुश्ती सारी गेम होगी। तो लगातार 15 से लेकर 18 तक का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मैराथन में लगभग इस कार्यक्रम में 5000 प्लस बच्चे इसमें भाग लेंगे। उसके लिए पूरे अरेंजमेंट के लिए हमने लॉजिस्टिक किया और ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में होगा। देखिए, इस सांसद खेल स्पर्धा का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। पोर्टल के ऊपर वेबसाइट बनी हुई, वेबसाइट के ऊपर इसका 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो हरियाणा सर्कल कबड्डी है उसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रहेगा। फिर 10 तारीख शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगी और इसका 11 तारीख को हर ब्लॉक स्तर के ऊपर जितनी टीमें आएंगी
उनका कंपटीशन होकर के उसके अंदर छंट करके वो लोकसभा स्तर के ऊपर आ जाएगी टीम। और जो कुश्ती महिला है और कुश्ती पुरुष है उनकी रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेकर के वो 12 तारीख तक रहेगी और ये 15 से लेकर के 18 तारीख तक ये बच्चे इसमें। खास खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।